हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज मैं एग्रीकल्चर एंड जीके इस चैनल के प्लेटफॉर्म में ICAR-EIC PhD SRF बायोकेमिस्ट्री 2020 का जो प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो कंसिडर कीजिए एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल पे ना सिर्फ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सारे स्टेट्स प्रोविंसेस का या सेंट्रल लेवल में जॉब्स के एग्ज़ाम्स आते रहते हैं, उसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन, उसी फॉर्मेट में लेक्चर्स सब कुछ अपलोडेड होते रहते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो और जो नोटिफिकेशन बेल आएगा उसको भी एक्टिवेट करके रखो। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले अगर आप एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल का ही व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, जहाँ पे इस रिलेटेड जितने भी वीडियोस हम लोग बनाते हैं उसके PDF फॉर्मेट में आपका फॉर योर रिवीजन आपको अपलोड किया जाता है, और जो भी आप लोग का कोई भी कन्फ्यूजन्स हो, डाउट सॉल्विंग हो, इस चैनल पे इस व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप पे आपको मिल जाती है। तो आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे IBPS AFO NSCL DDA गार्डन ASO RRB ASO नाबार्ड ग्रेड A ICAR GRF एंड ऑल्सो अभी तो FCI, उसके पहले CCI की भी प्रिपरेशन चल रही थी। व्हाट्सएप नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके लिए मंथली ओनली 300 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बहुत सारे ढेर सारे जो नोट्स सब कुछ आपको मिल जाएगी। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड बिटवीन प्लाज्मिड एंड फज लैम्डा क्रोमोसोम आर नोन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है हाइब्रिड प्लाज्मिड और फाज लैम्डा क्रोमोसोम की जो हाइब्रिड बनेगी उसको क्या बोला जाता है। तो ये हो जाएगा कॉस्मिड। कॉस्मिड क्या है? कॉस्मिड में क्या रहता है? प्लाज्मिड जो प्रोकैरियोट्स में होता है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सिंगल सर्कुलर कोवेलेंट क्लोज्ड जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है वो है प्लाज्मिड। और फाज लैम्डा की जो कॉस साइट है लैम्डा फाज, इट वन टाइप ऑफ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या है? जो वायरसेस बैक्टीरिया को हाईजैक करके उसका मशीनरी हाईजैक करके खुद का रेप्लिकेट करते हैं टू सर्वाइव, ये हो जाता है बैक्टीरियोफाज। उसी एक बैक्टीरियोफाज के एग्जाम्पल है लैम्डाफाज। लैम्डाफाज में एक पर्टिकुलर साइट होता है कॉस साइट। कॉस साइट क्यों होता है? इट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में मतलब एम्पलीफिकेशन, खुद का नंबर इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। यार प्लाज्मिड का क्या होता है? ऑरिजिन। ऑरिजिन और ऑरिसी, ऑरिजिन ऑफ लोकस। तो ये प्लाज्मिड में हो जाता है ऑरिजिन, फॉर रेप्लिकेशन के लिए ऑरिजिन चाहिए, और लैम्डाफाज के लिए रहता है कॉस साइट रेप्लिकेशन के। तो ऑरिजिन और कॉस साइट को मिला के जो हाइब्रिड हम लोग बनाते हैं, हाइब्रिड वेक्टर, कॉस्मिड भी एक टाइप का वेक्टर है। अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं अलग से जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो लेक्चर ली थी उसमें अच्छे से इसका कैपेसिटी एक्सेट्रा कुछ सैलिएंट फीचर्स में मैं डिस्कस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज ए रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, आयरन एंड नियासिन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी क्रॉप जो एक साथ कैल्शियम में भी रिच हो, आयरन में भी रिच हो और नियासिन विटामिन में भी रिच हो। तो इसका आंसर हो जाएगा फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट ये हो जाएगा न्यूट्रिशूटिकल्स में फिंगर मिलेट पड़ता है। और हेल्थ बेनिफिट पे हो जाएगा कि हार्ट डिजीज़ के लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर देते हैं। बॉडी डिटॉक्सिफाइंग, टाइप 2 डायबिटीज़ डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए कंजम्पशन ऑफ मिलेट को रेकमेंड किया जाता है। और ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन, ब्लड प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए मिलेट की इसीलिए बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होता है। इसीलिए फिर से मिलेट कंजम्पशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो फिंगर मिलेट ये एक क्रॉप है जिसमें कैल्शियम, आयरन और नियासिन दोनों ही बहुत सारे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन डिस्कवर्ड लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन डिस्कवर्ड लिंकेज व्हेन स्टडीइंग टू जीन्स इन व्हिच क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला। मॉर्गन जो लिंकेज डिस्कवर किए थे, आप सुने होंगे जेनेटिक्स में मॉर्गन डिस्कवर किए थे लिंकेज कॉन्सेप्ट को।
फिर वो क्या स्टार्ट लिंकेज टू जीन्स इन ड्रोसोफिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हु डिस्कवर लिंकेज कॉन्सेप्ट, ये हो जाएगा मॉर्गन। इन व्हिच ऑर्गेनिज्म, ये आंसर हो जाएगा ड्रोसोफिला। थर्ड जो क्वेश्चन है कौन सी क्रोमोसोम में, ये हो जाए एक्स क्रोमोसोम, सेक्स लिमिटेड क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम में मॉर्गन ड्रोसोफिला ऑर्गेनिज्म में लिंकेज की प्रेजेंस फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था एक्स क्रोमोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड फॉर्म ऑफ आरएपीडी। आरएपीडी की एब्रिविएटेड फॉर्म क्या हो जाएगा, एब्रिविएटेड फॉर्म आरएपीडी, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। इसमें रैंडमली भी नहीं होगा और एम्पलीफिकेशन भी नहीं होगा, इसी तरीके बहुत सारे ऑप्शंस होते रहते हैं, तो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, रैंडम क्यों, यहाँ पर आरडीपीडी में रैंडम प्राइमर यूज होता है। कब कुछ कुछ बुक्स में आर्बिट्ररी प्राइमर ऐसा कुछ टर्म यूज होता है, तो आर्बिट्ररी प्राइमर मतलब रैंडम प्राइमर होता है, और एम्पलीफाइड मतलब नंबर इंक्रीज हो रहा है, और फिर पॉलीमॉर्फिक मतलब पॉलीमॉर्फिज्म होता है डीएनए सीक्वेंसेस में। तो इसका जो वेरिएशंस होता है, इसके होता है प्रेजेंस ऑफ प्राइमर बाइंडिंग साइट, इसके बेसिस में आरएपीडी मार्कर को जो वेरिएशंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सक्सेसफुल टेक्निक टू कंजर्व द पोलेन ग्रेन्स इन प्लांट स्पीसीज। मतलब लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए पोलेन ग्रेन सक्सेसफुली आप प्रिजर्व कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा फ्रीज और वैक्यूम ड्राइंग, दैट इज लाइफोलाइजेशन। तो लाइफोलाइजेशन फ्रीज ड्राइंग करके हम लोग पोलेन ग्रेन को फॉर लॉन्ग टाइम स्टोर कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। फ्रीज ड्राइंग क्या है, फ्रीज ड्राइंग इन्वॉल्व द रैपिड फ्रीजिंग ऑफ द पोलेन, मतलब पोलन को पहले रैपिडली फ्रीज किया जाता है टू सब जीरो टेम्परेचर, मतलब -60 to -80 डिग्री सेंटीग्रेड में, जो बहुत मतलब -6 to -8 समझ सकते हो, बहुत ही कम टेम्परेचर है। तो फ्रीजिंग टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री फ्रीजिंग टेम्परेचर में उस पोलन को पहले एक्सपोज करके उसको रैपिड फ्रीज किया जाता है। उसके बाद और उसमें क्या इनर्ट गैस जैसे कि हीलियम और नाइट्रोजन गैस यूज़ होता है, इसीलिए वैक्यूम ड्राइंग लाइफोलाइजेशन लो टेम्परेचर प्लस इनर्ट ग्लास। तो फिर क्या है, लो टेम्परेचर भी है, लो मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर भी है, और उसी के साथ है इनर्ट गैस। तो इसका जो कॉम्बिनेशन से हम लोग स्टोर कर रहे हैं पोलन ग्रेन को प्लांट स्पीशीज में, तो इसका ये जो हो जाएगा टेक्निक हो जाएगा फ्रीज और वैक्यूम ड्राइंग। और जो आप लोग सुनते रहते हो लिक्विड नाइट्रोजन और क्रायो प्रिजर्वेशन, उसका टेम्परेचर क्या होता है -194 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स आर मोस्टली यूज एज व्हाट काइंड ऑफ मार्कर्स। अगर इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा जानकारी लेनी है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर में पार्ट 1 पार्ट 2 करके एफसीआई के लिए अपलोड किए थे, और वो सभी एग्ज़ाम के लिए आप रेफ़र कर सकते हो। तो अगर नहीं देखो तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देख सकते हो। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आप देख लो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो जीन होता है, जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, क्यों पर्पस का, एज ए सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्शन के लिए, सिलेक्टेबल मार्कर सिलेक्शन ऑफ दैट रिकॉम्बिनेंट, जो डीएनए में हम लोग का टारगेटेड जीन इंसर्ट हुआ है क्या, इनकॉर्पोरेट हुआ है क्या, उसको चेक करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मार्कर यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल एम्पिसिलिन हो गया है, टेट्रासाइक्लिन हो गया, इसी तरह का जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्कर से रिक्वायरमेंट ऑफ एफएलपी मार्कर आर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरडीपीडी तो आरडीपीडी उसके बाद नेक्स्ट आया था एएफएलपी। फर्स्ट जो मार्कर आया था वो था जो फर्स्ट टाइम आया था एज ए मार्कर, तो वो था आरएफएलपी, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। और जो एएफएलपी उसके बाद आया था आरडीपीडी फॉलोड बाय एएफएलपी। तो एएफएलपी एक्चुअली आरएफएलपी प्लस पीसीआर इन दोनों का जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर एएफएलपी मार्कर बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था, नॉट कि बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था। और एएफएलपी मार्कर की जैसे मैं बोल रही थी आरएफएलपी, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ये लगता है आरएफएलपी के लिए, क्योंकि एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है एएफएलपी का फुल फॉर्म। तो अगर आप तो आरएफएलपी आरएफएलपी हो गया, और एक है आरएपीडी।
तो RFLP से आ गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और RAPD से आ गया PCR। अब उसको आपको जो टारगेटेड जीन है उसके साथ तो लाइगेट तो करना होगा, उसके पहले क्या करना होगा आपको, रेस्ट्रिक्शन साइट, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्ट करेगा उसके लिए तो आपको साइट देना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं एडॉप्टर्स। एडॉप्टर्स में अलग डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, जस्ट ये आपको पता चलना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एडॉप्टर्स एंड PCR। तो थोड़ा और बहुत देख लेते हैं। FLP का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ ए PCR बेस्ड एंड फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक एंड फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द वॉस एट ऑल। FLP दिए थे कौन, वॉस एट ऑल ने। और ये क्या है, मल्टीलक्यूलस मार्कर है और इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, डोमिनेंट। समटाइम्स FLP ऑल्सो शोज को डोमिनेंस नेचर, बट FLP मेजरली प्रीडोमिनेंटली इट इज़ ए को डोमिनेंट नेचर। इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस डोमिनेंस मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैंड से आप कंसीडर कर सकते हो, आप एज्यूम कर सकते हो आपका जो जीन प्रेजेंट है या नहीं है, जो आपका हाइपोथेसिस है। और जो RFLP ये को डोमिनेंट नेचर होता है और जो RAPD है ये भी डोमिनेंट नेचर शो करता है। ये हो गया नेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एविडेंस फॉर द DNA। Evidence for DNA as a genetic material was obtained in which experiment? DNA जेनेटिक मटेरियल है, ये कौन सी एक्सपेरिमेंट से आप मतलब एज एन एविडेंस आप यूज़ कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। तो ये हो जाएगी एवरी मैकलियड मैकर्टी और हर्सेचेस एक्सपेरिमेंट। तो इसका हाइपोथेसिस क्या था, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल आइदर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, जैसे DNA और RNA, ये हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड, DNA RNA हो सकता है। फिलहाल तो हम सभी को जैसे पता है कि जेनेटिक मटेरियल DNA है। DNA के फंक्शन में फर्स्ट लिखते हैं कि इट इज़ जेनेटिक मटेरियल, इट इनहेरिटेंस यूनिट। तो पहले तो ये सबको पता नहीं था, इसके एस्टेब्लिश किया था थ्रू द एक्सपेरिमेंट ऑफ एवरी मैकलियड एंड मैकर्टी 1944। जो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से ये कंक्लूड किए थे कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल इट इज़ द DNA। आप एक बार पर देख सकते हो यहाँ पर पूरा टेक्निक को, मगर अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बस ये आपको पता होगा कि DNA जेनेटिक मटेरियल ये एस्टेब्लिश किए थे एवरी मैकलियड मैकर्टी के एक्सपेरिमेंट से। और जो हर्सेचेस एक्सपेरिमेंट था ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। हर्सेचेस भी टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन एंड टेस्टिंग ऑफ DNA बैक्टीरियोफाज यूज़ किए थे। और क्योंकि DNA में क्या फॉस्फोरस रहते हैं और जो प्रोटीन में क्या सल्फर, जैसे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जैसे कि सिस्टीन हो गया, तो उसी तरह मिथियोनिन भी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, मगर DNA में तो सल्फर नहीं रहता है। तो DNA में क्या है, DNA में फॉस्फोरस रहता है, तो इसीलिए रेडियो आइसोटोप यूज़ किए थे सल्फर 35 एंड फॉस्फोरस 32। तो ये क्वेश्चन आ सकता है हर्सेचेस इनमें से कौन सी रेडियो आइसोटोप यूज़ किए थे। ऑप्शन हो सकता है सल्फर 35, 33, 31, 32। तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा सल्फर 35, और ये मतलब कॉम्बो में हो सकता है सल्फर 35 और P32। इनमें से सिर्फ ये क्वेश्चन होगा कि ये प्रोटीन नॉट जेनेटिक मटेरियल, DNA जेनेटिक मटेरियल हर्सेचेस एक्सपेरिमेंट किए थे, और जो रेडियो आइसोटोप यूज़ किया था ये था रेडियो आइसोटोप, और वायरसेस में क्या था, बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द फॉलोइंग, नेम द स्मॉल cDNA सीक्वेंस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेम द स्मॉल cDNA सीक्वेंस that represents a unique segment of an active gene। तो एक cDNA सीक्वेंस जो एक्टिव जीन मतलब जो जीन ट्रांसक्राइब कर रहा है, मतलब रेप्लिकेट करके ट्रांसक्राइब कर रहा है। ट्रांसक्रिप्शन से क्या मिलेगा, mRNA से क्या होगा, प्रोटीन प्रोडक्ट प्रोटीन। तो उसका फंक्शनल एनालिसिस हम कर सकते हैं उसी जीन का पर्टिकुलर। तो यूनिक सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा इस कोई भी एक्टिव जीन को, ये हो जाएगा एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग साइट्स, ESTS, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग साइट हम लोग को रिप्रेजेंट करता है यूनिक सेगमेंट ऑफ एन एक्टिव जीन। एक्सप्रेस नाम में ही है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग साइट।
कैरी मुलिस इन्वेंटेड पीसीआर एंड रिसीव नोबेल प्राइज इन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सभी को पता है कैरी मुलिस हु इन्वेंटेड पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होगा, कैरी मुलिस। किसी किसी को याद भी याद रहेगी। मगर नोबेल प्राइज कौन से डिपार्टमेंट कौन से सब्जेक्ट ग्रुप में मिला था, तो नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फोरस कंटेनिंग स्फिंगोलिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फोरस कंटेनिंग स्फिंगोलिपिड्स। तो फॉस्फोरस कंटेनिंग स्फिंगोलिपिड क्या हो जाएगा, जो स्फिंगोसिन बैकबोन हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोलिपिड्स के फॉस्फोरस कंटेनिंग स्फिंगोलिपिड, इसके मैं डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, सेरामाइड ये सब में मैं नहीं जा रही हूँ, स्ट्रक्चरल इसमें जब मैं बाद में अगर क्लास लूँगी तो उसमें मैं बोल दूँगी। तो अभी तो ये याद रखो कि स्फिंगोलिपिड जो फॉस्फोरस कंटेनिंग हो जाएगा ये हो जाएगा स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन्स आर ओनली फॉस्फोरस कंटेनिंग स्फिंगोलिपिड एंड मोस्ट अबंडेंट इन नर्वस टिश्यूज। जो हम लोग 9th-10th क्लास में पढ़ते थे एनसीईआरटी बुक्स में माइलिन शीथ, तो उसमें जो स्ट्रक्चरल एंटिटी था वो था स्फिंगोमाइलिन्स, जो नर्वस टिश्यूज में अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं और ब्लड में भी प्रेजेंट होता है। और एबनॉर्मल स्फिंगोलिपिड मेटाबॉलिज्म इस कैरेक्टर्स डिजीज के क्या नाम है, स्फिंगोलिपिडोसिस। ये भी स्फिंगोलिपिडोसिस जो स्फिंगोलिपिड की मेटाबॉलिज्म अगर डिसरप्टेड हो जाए और एब्रप्ट मेटाबॉलिज्म हो जाए तो स्फिंगोलिपिडोसिस स्टेट की कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICP-OES stands for, ICP-OES stands for इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो आईसीपी इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल एक माइक्रोस्कोपी है। ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हो रहा है। तो फिर क्या, इट इज़ द फर्स्ट एनालिटिकल मेथड ऑफ चॉइस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट लेवल इन एग्रीकल्चरल सॉइल्स में हम लोग इसके यूज़ करते हैं। टेक्निक पार्ट से ये आया है। और दिस इंफॉर्मेशन यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी। तो ये है ICP-OES का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, सेलेनियम। ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, सेलेनियम। और डीएनए पॉलीमरेज का क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। ये क्या करता है, इस एंजाइम को कैटालाइसिस में हेल्प करता है एज ए कोफैक्टर को एंजाइम में आप लोग सब कुछ पढ़े, मैं डेप्थ में नहीं जा रही हूँ क्योंकि टाइम भी एक कमी है। तो ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज जो कोफैक्टर जो इनऑर्गेनिक जो होता है कोफैक्टर और जो ऑर्गेनिक एंटिटी होता है तो हम लोग बोलते हैं उसको को एंजाइम। समटाइम्स विटामिन भी एज ए कोएंजाइम काम करते हैं डीएनए कुछ एंजाइम्स रिएक्शंस में। तो इसी तरह ग्लूटाथायोन पेरोक्साइड में जो कोफैक्टर ये हो जाएगा सेलेनियम। और जो डीएनए पॉलीमरेज में हो जाएगा मैग्नीशियम। उसी तरह ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, जिंक। और आर्जिनेज के कोफैक्टर हो जाएगा निकेल। नेक्स्ट है लेश-नेइहन सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ लेश-नेइहन सिंड्रोम ये ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ दिस जीन क्या है, इसका नाम हाइपोजेंथिन गुआनाइन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। हाइपोजेंथिन गुआनाइन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज इसी जीन के डिफेक्ट के कारण लेश-नेइहन सिंड्रोम कंडीशन होते हैं। और क्या है, ये रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर है ये और कॉज्ड बाय दैट डेफिशिएंसी ऑफ दिस जीन पर्टिकुलर। और जो न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में आप इस चैप्टर में आप इसका बारे में पढ़ सकते हो। और ये क्यों होता है, डेफिशिएंसी ड्यू टू द म्यूटेशन इन द AHPRT1 जीन लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है मगर ये इंपॉर्टेंट एक्स क्रोमोसोम में लोकेटेड है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉलीपेप्टाइड चेन ओरिजिनेट्स एट, मतलब पॉलीपेप्टाइड से जो प्रोटीन होता है पेप्टाइड्स मॉलिक्यूल्स, जो पॉलीपेप्टाइड जब बहुत सारे पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स एक साथ पॉलीमर फॉर्म करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करते हैं, तो उसका ऑरिजिनेट कहाँ था, एन टर्मिनस या सी टर्मिनस। जैसे पता हो पॉलीपेप्टाइड चेन के एन टर्मिनस सी टर्मिनस रहता है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब प्राइमरी सेकेंडरी में वो सब डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, स्ट्रक्चरल वेरीज है इसमें। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बिल्ड हो गया है मतलब 3
अमीनो एसिड रेसिड्यू से क्या हो रहा है, दो पॉलीपेप्टाइड जो पेप्टाइड चेन हो रहा है, तो उसी पॉलीपेप्टाइड चेन ओरिजिनेट कहाँ से, अमाइनो टर्मिनल एंड से। एन टर्मिनस और अमाइनो टर्मिनस और NH टर्मिनस सब एक है। एन टर्मिनल एंड अमाइन टर्मिनस इज द स्टार्ट ऑफ ए प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड रेफरिंग टू द फ्री अमाइनो ग्रुप लोकेटेड एट द एंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। तो ये ऑलवेज स्टार्ट होता है अमाइनो एन टर्मिनस से होता है पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस। पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फॉर्म बाय डिहाइड्रेशन बिटवीन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे फॉर्म हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फॉर्म बाय द डिहाइड्रेशन प्रोसेस। डिहाइड्रेशन मतलब H2 रिलीज हो जाएगा। तो पॉलीपेप्टाइड डिहाइड्रेशन प्रोसेस बिटवीन द अमाइनो ग्रुप ऑफ L अमाइनो एसिड और विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अनदर, मतलब एक अमाइनो ग्रुप और एक हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप। 100 और मोर अमाइनो एसिड आर लिंक टुगेदर विथ कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये पेप्टाइड नेचर की है, पेप्टाइड बॉन्ड कोवैलेंट नेचर की है। और इन पॉलीपेप्टाइड चेन विथ पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉम्बाइन टू फॉर्म ए प्रोटीन। तो जैसे मैं बोल रही थी, अब देख सकते हो जैसे कि एक अमाइनो एसिड ये है, दूसरा अमाइनो एसिड ये है, तो उसके क्या ये है एन टर्मिनस और अमाइनो एसिड की हो जाएगा सी टर्मिनस, मतलब NH2 ये हो जाएगा अमाइनो टर्मिनस, COOH ये हो जाएगा कार्बोक्सी टर्मिनस। और ये सेकेंड अमाइनो एसिड जिसका यहाँ पर प्रेजेंट है फेस टू फेस NH2 और यहाँ पर आउटवर्ड साइड में प्रेजेंट है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये है R1 और R2। तब इस देखते जो योलो मार्क किया है H2O ये इसका रिलीज हो जाता है, तो ये हो जाएगा डिहाइड्रेशन प्रोसेस। जैसे देख सकते हो अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये जो दो मिला के हो जाएगी इसका डाईपेप्टाइड। और जो प्लस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है कि H2 रिलीज हो रहा है। ये है फुल प्रोसीड्यूर रिएक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट है फैटी एसिड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू 2 कार्बन यूनिट्स ऑफ X व्हिच पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन। तो एक फैटी एसिड है जो 2 कार्बन यूनिट्स ऑफ X को फॉर्म कर रहा है, उसके साथ ये जो एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीडेशन में फर्दर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा एसिटाइल को। एसिटाइल को जेनरेशन होता है आइदर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन फ्रॉम द पाइरूवेट, जो ग्लाइकोलाइसिस में आप देख सकते हो, और कहाँ होता है ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अदरवाइज एसिटाइल को ऑल्सो फॉर्म जनरेटेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द लॉन्ग चेन फैटी एसिड। और थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ सर्टेन अमाइनो एसिड। तो एक है पाइरूवेट से इसका जनरेट हो सकता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, दो लॉन्ग चेन फैटी एसिड से हो सकता है, और थर्ड है अमाइनो एसिड ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से भी हो सकता है। तो यहाँ से पूछा गया कि फैटी एसिड मतलब लॉन्ग चेन फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के ब्रेकडाउन से एसिटाइल के हो रहा है जनरेट। उसके बाद क्या है CO एसिटाइल को एंटर्स इनटू TCA साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे, इसीलिए इसका नाम है TCA साइकिल। और एसिटाइल को ऑक्सीडाइज टू फॉर्म द एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये हो जाएगा होल पाथवे, तो एसिटाइल को इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड एंड नॉन पोलर आर ग्रुप। पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड आप आई एम श्योर कि आप आंसर कर दोगे हिस्टिडीन में, और नॉन पोलर आर ग्रुप अगर पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूसिन। ल्यूसिन हो जाएगा नॉन पोलर आर ग्रुप। अगर चेन अमाइनो एसिड होता है ब्रांच चेन तो उसका हो जाएगा वैलिन आइसोल्यूसिन। नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड हो जाएगा ग्लूटामेट। और जैसे कि हिस्टिडीन लाइसिन अर्जिनिन ये सब पॉजिटिव चार्ज में था, और नेगेटिव चार्ज में ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामेट एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्टेट सेम चीज़ है, ये नेगेटिवली चार्ज जो एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए प्रेजेंट के लिए होता है। नेक्स्ट है पोलर बट अनचार्ज आर ग्रुप, पोलर है बट नॉट चार्ज, तो ये हो जाएगा सिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हाफ लाइफ से पूछा गया है, हाफ लाइफ ऑफ Na24 इज। Na सोडियम 24 का हाफ लाइफ हो जाएगा 40.97 आवर्स, नॉट डे आवर्स, ऑलमोस्ट 15 आवर्स। ये हो जाएगा सोडियम 24। यहाँ पर मैं एक लिस्ट भी प्रोवाइड किया हूँ जहाँ पे आप ट्राइटियम, कार्बन 14, फॉस्फोरस,
कोबाल्ट ये इंपॉर्टेंट है, आयोडीन ये सब के लिए पूछा जा सकता है। और इसका फर्दर यूजेस भी मैं यहाँ पर ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन रेडिएशन टाइप के कौन से रेडिएशन रिलीज हो रहा है, एमिट हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें ट्राइटियम का होता है 12.33 ईयर्स, सबसे ज़्यादा होता है कार्बन 5730 ईयर्स, फॉस्फोरस के लिए P32 यूज़ कर सकते हैं 14.26 डेज में, हाफ लाइफ कम होता है तो रिएक्शन आप जल्दी से जल्दी पता चल जाता है आपको। आयोडीन के लिए क्या होता है 13.27 आवर्स, जो थायराइड थेरेपी में मतलब मेडिसिन डायग्नोसिस ये सब में यूज़ होता है। और जियोलॉजिकल डेटिंग में होता है पोटाशियम, और जो आर्कियोलॉजिकल डेटिंग और कार्बन डेटिंग आप सभी को पता होगा, सुने होगा, इस यूजेस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये होता है हम लोग कार्बन C14 यूज़ होता है जो एमिट करते हैं बीटा। नेक्स्ट है रोल ऑफ बायोटिन, जो मैं बोल रही थी कोफैक्टर को एंजाइम, तो उसी एक एग्जाम्पल बायोटिन। बायोटिन एक एक्चुअली विटामिन है जो एज ए को एंजाइम यूज़ होता है प्रोटीन की कैटालाइसिस में, एंजाइम की कैटालाइसिस में सॉरी। तो बायोटिन का रोल क्या है, कार्बन ट्रांसफर, CO2 ट्रांसफर, ये कार्बन ट्रांसफर पे बायोटिन रोल प्ले करता है। हाईएस्ट विटामिन सी प्रेजेंट होता है आंवला फ्रूट और वेजिटेबल्स में, आंवला जो हाईएस्ट विटामिन सी कंटेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिगमेंट विच लाइक द फाइटोल टेल। क्लोरोफिल में स्ट्रक्चर पे आप देख सकते हो, सब कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ कुछ कुछ जो स्पेसिफिक जो की फीचर्स होता है। जो फाइकोबिलिन एक टाइप का पिगमेंट है जो फाइटोल टेल क्लोरोफिल में लैक होता है। तो फाइकोबिलिन ये कौन से रेड एंड ब्लू पिगमेंट होता है, जैसे क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट के लिए होता है, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल्स, ये सब जो पिगमेंट्स, उसी तरह फाइकोबिलिन भी एक पिगमेंट है जो रेड एंड ब्लू पिगमेंट देती है। और इसको पायरल रिंग प्रेजेंट होते हैं 4, मगर फाइटल चेन एब्सेंट होती है और मैग्नीशियम एब्सेंट होता है, मैग्नीशियम इन द सेंटर प्रेजेंट होता है, तो मैग्नीशियम एब्सेंट होती है फाइकोबिलिन में। नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज इट इज रिड्यूसिंग एंड ऑल्सो डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्यों, यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर पे, आप यहाँ पर क्या है, जो गैलेक्टोज भी है, ओ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है, आप देख सकते हैं ये है ओ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा 1 बीटा 4 से लिंकेज है गैलेक्टोज विद अनदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो एक है बीटा डी गैलेक्टोपायरानोसाइल, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइल, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से ये फॉर्म हो रहा है। बीच में जो है बीटा 1 अल्फा 4, ये ओ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और ये डाइसैकेराइड है। आप देख सकते हो क्यों डाइसैकेराइड क्यों है कि ये रिड्यूस कर सकता है। डाइसैकेराइड है क्योंकि 2 मोनोसैकेराइड से फॉर्म हो रहा है, रिड्यूसिंग मतलब रिड्यूसिंग प्रोसेस में, रिडक्टिव प्रोसेस में इसका लैक्टोज पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे सुक्रोज नहीं करता, अनलाइक सुक्रोज लैक्टोज पार्टिसिपेट करता है, तो इसीलिए इसका रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है, रिड्यूसिंग शुगर है। रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन इट इज टाइम डिपेंडेंट, ये भी टेक्निक से पूछा गया है। रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन टाइम डिपेंडेंट सेंट्रीफ्यूगेशन टाइप है। एसेंशियल अमाइनो एसिड आर आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन एंड लाइसिन। ये चार्ट भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, कंडीशनल, नॉन एसेंशियल बहुत कम ही पूछा जाता है। नॉन एसेंशियल और एसेंशियल पूछा जाता है। ये एक लिस्ट में दिया हूँ और लिस्ट से आप देख सकते हो कि इसमें देखिए मिथियोनिन भी है, लाइसिन भी है, और क्या है, आइसोल्यूसिन भी है। तो इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑप्शंस के हिसाब से। तो ये हो जाएगा एसेंशियल की लिस्ट, ये हो जाएगा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की लिस्ट। एसेंशियल मतलब हम लोग का बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग को थ्रू डाइट वी हैव टू कंज्यूम, वी हैव टू इनटेक दिस सर्टेन अमीनो एसिड्स। तो इसीलिए अमीनो एसिड जो मेटाबॉलिज्म में आप पढ़ सकते हो, एसेंशियल, ये सब अमीनो एसिड ग्रुप को हम लोग एसेंशियल बोलते हैं। एज मार्क किया है जैसे कि हम लोग थ्रू डाइट, उसी डाइट को हम लोग खा पाए और इसको इनटेक कर सकते हैं, ये सब एसेंशियल अमीनो एसिड्स को। नेक्स्ट है शॉर्ट फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज सिंथेसाइज डिसकंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस। अब जब भी देखो ना डिसकंटिन्यूअसली, और नेक्स्ट जो हिंट है रेप्लिकेशन प्रोसेस, बस आप उसको
ओकाजा के फ्रेगमेंट मार्क कर लो। ओकाजा के फ्रेगमेंट सिर्फ यही क्वेश्चन ही पूछा जाता है इधर घुमा फिरा के। और क्या है लीडिंग से स्ट्रैंड, आप पिक्चर पे देख सकते हो, ये हो गया लीडिंग स्ट्रैंड, ये हो गया लैगिंग स्ट्रैंड। जैसे डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअसली रेप्लिकेशन हो रहा है। ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस ऑकर कंटिन्यूअसली, और जो लैगिंग स्ट्रैंड यहाँ पर रिस्टार्ट्स हो रहा है मेनी टाइम्स एज द हेलिक्स अनवाइंड्स एंड मेनी शॉर्ट फ्रेगमेंट्स। शॉर्ट फ्रेगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं कि ओकाजा के फ्रेगमेंट्स, इसी तरह के शॉर्ट शॉर्ट फ्रेगमेंट्स मिलता है। और जो ओकाजा के फ्रेगमेंट्स को जो यहाँ पर जो लाइगेट कर रहा है, ज्वाइन करते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। और जो यूकैरियोट्स में ओकाजा के फ्रेगमेंट साइज होता है 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स, और जो प्रोकैरियोट में इकोलाई में होता है 2000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। मतलब ओकाजा की फ्रेगमेंट्स नंबर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, मगर प्रोकैरियोट में नंबर कम होता है क्योंकि साइज ज़्यादा है। प्रोकैरियोट में ओकाजा की लेंथ क्या है 2000 न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है द एंजाइम डाइनाइट्रो रिडक्टेज। डाइनाइट्रो रिडक्टेज ये एंजाइम क्या है, ये है होमोडाइमर इन नेचर। नाइट्रोजिनस कॉम्प्लेक्स जो दो एंजाइम के से कंपोनेंट है, ये है डाइनाइट्रोजिनस रिडक्टेज, एक है डाइनाइट्रोजिनेज। डाइनाइट्रोजिनेज ये होमोडाइमर है, आयरन प्रोटीन होते हैं डाइमर ऑफ टू आइडेंटिकल सब यूनिट। और क्या है डाइनाइट्रोजिनेज जो है, और एक ये है टेट्रामर जहाँ पर एमओएफई प्रोटीन प्रेजेंट, यहाँ पर सिर्फ एफई प्रोटीन, यहाँ पर एमओएफई, ये है डाइमर होमोडाइमर, यहाँ पर टेट्रामर अल्फा टू बीटा टू। और होमोडाइमर मतलब सिर्फ अल्फा टू रहेगा तो ये हो जाएगा होमोडाइमर आइडेंटिकल सब यूनिट। नाइट्रोजिनेज कैटालाइजेज नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये बैक्टीरिया आर्किया साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। एरोबिक हेटेरोट्रॉप, स्ट्रिक्ट एनारोब्स, एरोबिक एनारोब फोटोट्रॉप्स, मतलब हर जगह नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज वेरी एसेंशियल क्रूशियल फिनोमेना in plant, and the enzyme is extremely sensitive to oxygen and nitrogen. enzyme मतलब nitrogenous enzyme is energetically एवं it is कॉस्ट एक्सपेंसिव क्योंकि 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज होता है फॉर नाइट्रोजन रिड्यूस के लिए। 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन रिडक्शन के लिए 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंडिचर में जाता है। और नाइट्रोजन डिपेंडेंट रिडक्शन जो नाइट्रोजन टू NH3 हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में NH3 फॉर्म में जो कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को, उसके बाद सिंथेसाइज करते खुद के बॉडी के लिए यूज़ कर पाते हैं। तो ये हाईली एनर्जी डिपेंडिंग है क्योंकि ये डिपेंडिंग क्योंकि ये 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स खा लेते हैं। और इनिवेटेड होते हैं अमोनियम कंटेंट इन द फ्री लिविंग डाइजोट्रॉप्स, और जो मोस्ट कॉमनली मॉलिब्डेनम एक्टिव साइट में प्रेजेंट होता है, और जो आयरन मॉलिब्डेनम ये एज ए कोफैक्टर यूज होता है नाइट्रोजिनस एंजाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एगारोज इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ। एगारोज आप पता होगा, एगारोज जेल, एगारोज जेल हम लोग बहुत बार पढ़ते रहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जो एगारोज यूज होता है जेल फॉर्मेशन में, तो ये लीनियर पॉलीमर, ये डाइसैकेराइड यूनिट है। और ये कहाँ से, इसका कंपोनेंट है डी गैलेक्टोज एंड 3,6 एनहाइड्रो एल गैलेक्टोपाइरानोज। डी गैलेक्टोज और 3,6 एनहाइड्रो एल गैलेक्टोपाइरानोज से ये मेडअप होता है, ये बनाया जाता है। मतलब एगारोज की दो ये कंपोनेंट होता है, तो मिक्सचर से बनाया जाता है एगारोज एंड एगारोपेक्टिन। एगारोज लीनियर पॉलीमर है, आप देख सकते हो मेश फॉर्म करता है, इसीलिए जेलिंग में ये सबसे ज़्यादा यूज होता है एगारोज की बेस्ड ऑन डिफरेंट कंसेंट्रेशन। और ये रिपीटिंग यूनिट क्या है एगरोबायोज, एगरोज के रिपीटिंग यूनिट एगरोबायोज, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और ये डाइसैकेराइड है, और डी गैलेक्टोज 3,6 एनहाइड्रो गैलेक्टोपाइरानोज मिक्सचर से बनाया जाता है। और 800 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैलेक्टोज प्रेजेंट है, आप पिक्चर पे यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी लॉन्ग चेन ओमेगा फैटी एसिड आर प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन। तो ये हो गया लिपिड से, लिपिड चैप्टर से। जो वेरी लॉन्ग चेन ओमेगा फैटी एसिड मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसीलिए ओमेगा फैटी एसिड मतलब अनसैचुरेटेड, मतलब अनसैचुरेशन मतलब है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब किंग फॉर्म हो रहा है। तो ये जो वेरी लॉन्ग चेन ओमेगा फैटी एसिड ये प्रेजेंट, इसका एग्जांपल हो जाएगा फिश। एसेंशियल फैटी एसिड फैमिली से देख सकते हो ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3। ओमेगा 6 में रहेगा लिनोलेइक एराकिडोनिक एसिड जो C18-2 और एराकिडोनिक C22-4, मतलब डबल बॉन्ड 2 प्रेजेंट है, डबल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन 4 प्रेजेंट है। और ये ओमेगा 6
यहाँ ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है, आप कौन सी साइड से काउंट कर रहे हो। और ओमेगा 3 में आप ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, सिर्फ याद रखो कार्बन नंबर कितना डबल बॉन्ड है। और एग्जांपल अल्फा लिनोलेनिक हो जाएगा ओमेगा 3, ईपीए हो जाएगा और डीएचए हो जाएगा। जो बहुत सारे एडवर्टाइज में भी होता है, डी ईपीए डीएचए होता है हेल्थ ड्रिंक में। बच्चों लोगों के लिए आईक्यू फॉर्मेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका C25 डबल बॉन्ड से C22 6 DH में है। इसका सोर्स कॉर्न ऑयल, सैफफ्लावर, सनफ्लावर ऑयल, और यहाँ पर हो गया ऑयली फिश और फिश ऑयल कैप्सूल्स में। और लिनोलेनिक हो जाएगा फ्लैक्सीड ऑयल, कैनोल ऑयल, सोयाबीन ऑयल। ये हो जाएगा एसेंशियल फैटी एसिड। जैसे कि एसेंशियल अमीनो एसिड, ऐसे ही एसेंशियल फैटी एसिड तो ये प्लांट सिंथेसिस कर पाता है, मगर ह्यूमन बॉडी नहीं कर पाता है सिंथेसाइज ये सब एसेंशियल लॉन्ग चेन फैटी एसिड। इसीलिए हम लोग को अदर्स सोर्स को यूज़ करना पड़ता है, प्लांट या एनिमल सोर्सेस को। नेक्स्ट आप दिया कि एक चार्ट में बनाई दिया हूँ ओमेगा फैटी एसिड, जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 और ओमेगा 9 भी यहाँ पर है। जो ओलेइक एसिड स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, नाम के डिटेल्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप याद रखो ईपीए एग्जाम्पल्स आप याद रख दो। ओमेगा 6 में आएगा किडोनिक एसिड, जो पॉपुलर नाम सुनते रहते उसी से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा। और फूड सोर्स भी इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछा जा सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए क्या है, ये ब्रिंग बैलेंस टू आवर हार्मोन्स, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। फिर हो जाएगा ब्लड शुगर, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड इन बैलेंस एनर्जी के लिए, रिलैक्स और ब्लड वेसल्स एंड सेल्स हेल्दी एंड रिजिलियंट। ये सब हो जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड की इंपॉर्टेंस। इसीलिए हम लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड सोर्सेज को प्रोपोर्शनेटली कंज्यूम करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिकेट्स। रिकेट्स इज यूज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेट्स ये किस कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, ये हो जाएगा विटामिन डी। यहाँ पर भी मैं एक लिस्ट प्रोवाइड किया हूँ, जहाँ पर फैट सोल्यूबल विटामिन हो गया, वाटर सोल्यूबल विटामिन हो गया, उसका क्या क्या नाम है ये भी इम्पोर्टेंट है, जो केमिकल नाम होता है। और क्या है डेफिशिएंसी डिजीज के, जैसे कि विटामिन एन के लिए होता है नाइट ब्लाइंडनेस एंड केराटोमेलेशिया, डी के लिए हो गया मान लो रिकेट एंड ऑस्टियोमेलेशिया, ई के लिए हो जाता है हीमोलाइटिक एनीमिया, के लिए होता है ब्लीडिंग डिजीज, और बेडी बेडी, पेलेग्रा, फिर होगा डार्माटाइटिस, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कार्वी। इसी तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, तो मैं इसीलिए एक लिस्ट प्रोवाइड किया हूँ। आप एक बार गो थ्रू करके वीडियो पॉज करके इसको याद रखना और कोशिश करना इसका जो जैसे केमिकल्स नेम जैसे B1 हो जाता है थायमिन, ये क्योंकि कभी कभी ना थायमिन से भी क्वेश्चन पूछा है कि थायमिन की डेफिशिएंसी के कारण कौन सा डिजीज होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यूज द केल्विन साइकिल टू प्रोड्यूस द ग्लूकोज फ्रॉम। तो ये एक्चुअली इस तरह जनरल बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्रॉप साइंस ग्रुप में होता है। तो इसमें सभी ग्रुप मतलब प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इस सब को मिला के जनरलाइज्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो केल्विन साइकिल होता है, प्लांट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट और ग्लूकोज टू प्रोड्यूस द ग्लूकोज, तो इनमें से CO2 और H2O यूज होता है, प्लांट यूज़ करते हैं। तो ये हो गया थ्री स्टेप प्रोसेस के कार्बन फिक्सेशन, जहाँ पर रिब्यूस्को एंजाइम CO2 के लिए रिब्यूस्को 2 टाइप्स प्रेजेंट होता है, एक ऑक्सीजनेज एक कार्बोक्सिलेज फॉर्म। जब कार्बोक्सिलेज एक्टिवेटेड होता है तब CO2 को बाइंड करता है, जब ऑक्सीजनेज फॉर्म एक्टिवेट होता है तब हो जाता है फोटो रेस्पिरेशन। कब होता है, जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इज हायर देन CO2 इन द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो हाई टेम्परेचर। ये सब जब सिचुएशन होता है तब फोटो रेस्पिरेशन होता है, सेम एंजाइम रिब्यूस्को। तो इसका इसीलिए रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिब्यूस्को लाइट रेगुलेटेड होता है। नेक्स्ट जो ये है रिडक्शन, जो थर्ड स्टेप होता है रीजनरेशन ऑफ द आरयूबीपी से फिर से रिब्यूस्को होगा और 3CO2 यहाँ पर बाइंड हो रहा है। रिडक्शन, इसमें रिडक्शन प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है, ATP को लग रहा है और NADPH को लग रहा है, जो केल्विन साइकिल मतलब जो डार्क रिएक्शन।
और यहाँ पर फिर 3 ATP, तब इसके ATP कैलकुलेशन NADP कैलकुलेशन भी इम्पॉर्टेंट है। और रिडक्शन साइकिल में क्या है, G3P से ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है और उसके बाद रिसाइकलिंग हो रहा है एज पर द साइकिल। तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट देख लो कि केल्विन साइकिल एक्चुअली लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस, 3 स्टेप की प्रोसेस में मेंशन किया हूँ। और केल्विन साइकिल इनडायरेक्ट लाइट डिपेंडेंट है, क्यों? क्योंकि द नेसेसरी एनर्जी कैरियर्स ATP एंड NADPH जो वो होता है प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जहाँ पर फोटोलाइसिस वो सब रिएक्शन होता है ना, जेट स्कीम, तो ये हो गया लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। तो ये साइंटिस्ट केल्विन ने दिया था, तो इसीलिए इसका नाम से पड़ गया इसका नाम केल्विन साइकिल। फर्स्ट स्टेज क्या है, केल्विन साइकिल लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस आर इनिशिएटेड। और जो CO2 इनऑर्गेनिक फॉर्म में था ऑर्गेनिक फॉर्म में आ रहा है। ऑर्गेनिक फॉर्म में जब देख लो कि 3PGA इस फॉर्म में, तो ऑर्गेनिक फॉर्म में आ रहा है। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज में ATP and NADPH रिडक्शन प्रोसेस में टू प्रोड्यूस द 3PGA into the G3P, देन ATP and NADP कन्वर्टेड टू द ADP एंड NADP प्लस। तो ऑर्गेनिक्स इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक फॉर्म में 3PGA और नेक्स्ट जो स्टेज उसमें 3PGA से G3P कन्वर्ट हो रहा है। लास्ट स्टेज क्या है, RUBP रीजनरेशन विच enables द सिस्टम टू प्रिपेयर मोर CO2 टू बी फिक्स्ड। नेक्स्ट है, तो ये है प्रोडक्ट्स। आप एक बार, ये एक लिस्ट हो गया, फुल फोटोसिंथेसिस आप बार बार नहीं कर पाओगे रिवाइज, तो आप एक बार जस्ट इस स्लाइड को देख लेना कि प्रोडक्ट्स क्या क्या, अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या क्या है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड इन ईच टर्न ऑफ केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल में कितने कार्बन मॉलिक्यूल फिक्स्ड हो रहा है, 1 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल DH3 फॉस्फेट, मतलब G3P। G3P जो हो रहा है is created in 3 turns of Kelvin cycle. Next 2 molecules of glycerol DH3 phosphate combine together 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मतलब 2 मॉलिक्यूल G3P से 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। और जो यहाँ पर एनर्जी लग रहा है 3 ATP 2 NADPH, जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड G3P कन्वर्शन में लग रहा है 3 ATP 2 NADPH। तो टोटल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए आप प्रोडक्शन के लिए देख सकते हो 18 ATP और 12 NADPH यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसका प्लांट को लगता है 18 ATP 12 NADPH। तो इसीलिए केल्विन साइकिल लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब इनडायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, मगर केल्विन साइकिल एज सच इट इज लाइट इंडिपेंडेंट स्टेप। नेक्स्ट है प्रोटीन पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस मतलब प्लांट में जो मॉर्फोजेनेटिकल जो चेंजेस हो रहे हैं, कौन से पिगमेंट हेल्प करता है, तो ये हो जाएगा फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम क्या है, इसका 2 स्टेट है, एक है PR, एक है PFR फॉर्म। PR जो इनएक्टिव है, PFR एक्टिव फॉर्म। PR जब रेड लाइट मिलता है, PR तब एक्टिवेट होता है। रेड लाइट 600 to 700 हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइटोक्रोम इस स्लाइड से। नेक्स्ट फॉर रेड लाइट उसका क्या है, इसको वेवलेंथ हो जाएगा 700 to 750 नैनोमीटर। और जो लाइट रेस्पॉन्सेस क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन, डीइटियोलेशन, क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट, क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, ब्रांचिंग, फ्लावरिंग, सेनेसेंस, हर एक चीज़ में ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस में फाइटोक्रोम रेगुलेट करते हैं। फाइटोक्रोम क्या है, एक्चुअली ये फोटो रिसेप्टर है जो प्लांट में प्रेजेंट है, कुछ कुछ बैक्टीरियाज में प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है, और लाइट को डिटेक्ट करता है। क्या, कौन सी लाइट को, रेड लाइट एंड फार रेड लाइट। कौन सी लाइट को डिटेक्ट करते हैं, रेड एंड फार रेड लाइट। देख सकते हो सेंसिटिव टू लाइट इन रेड एंड फार रेड रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, मतलब VR विजुअल रीजन के रेड एंड फार रेड को सेंसिटाइज कर सकता है। और फाइटोक्रोम में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, यह है बिलिन क्रोमोफोर। जो नेक्स्ट है, ये कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड फ्लावरिंग इन द प्लांट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो PR जो PFR है, जब रेड लाइट है तो ये रेड लाइट से क्या हो रहा है, PFR ये प्रोमोट और इनहिबिट द फ्लावरिंग, ये फास्ट प्रोसेस है। मगर PFR से PR ये फार रेड लाइट, और ये फास्ट है डार्कनेस और स्लो। PFR से जो PR कन्वर्शन ये फास्ट प्रोसेस है रादर देन PR टू PFR। और ये कब होता है,
जब लाइट फॉरवर्ड लाइट होता है तो फर्स्ट हो जाता है, और जब डार्कनेस होता है तब ये स्लो प्रोसेस हो जाता है, PFR टू PR कन्वर्शन। तो डार्कनेस स्लो प्रोसेस एंड इनएक्टिव हो जाता है PR। तो PR क्या है? बिल्ड अप द ट्रिगर्स फ्लोरिजन रिलीज इन द शॉर्ट डे प्लांट। जब शॉर्ट डे प्लांट मतलब लाइट कम चाहिए, डे लेंथ कम चाहिए, नाइट का टाइम ज़्यादा चाहिए। शॉर्ट डे प्लांट में PR एक्टिवेट होता है, फ्लोरिजन को ट्रिगर करते हैं। PFR क्या एक्टिव होता है? लाइट को चाहिए, रेड लाइट को चाहिए। तो ये कब होता है? फ्लोरिजन इन द लॉन्ग डेंसिटी लॉन्ग डे प्लांट। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए सिर्फ इसी स्लाइड से। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी PR और PFR कौन सी फॉर्म है जो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लोरिजन को ट्रिगर करता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द ब्लास्ट। एक्सपेंडेड ब्लास्ट का क्या है? बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स से पूछा गया, जो मैं बोल रही थी बायोटेक्नोलॉजी के सब टॉपिक है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मतलब ऊपर सुपरफिशियल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो ब्लास्ट के फुल फॉर्म है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, और ब्लास्ट फाइंड्स द रीजन्स ऑफ लोकल सिमिलरिटी बिटवीन द सीक्वेंसेस। तो न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन सीक्वेंसेस टू सीक्वेंस है जो क्वेरी सीक्वेंस है और जो यहाँ पर डेटाबेस में प्रेजेंट है, तो आप सीक्वेंस दोनों को मैच करके सिमिलरिटी फाइंड कर सकते हो। लोकल अलाइनमेंट में ब्लास्ट होता है, ग्लोबल अलाइनमेंट, लोकल अलाइनमेंट, तो बेसिक ब्लास्ट हो जाएगा लोकल अलाइनमेंट पे। तो आप न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट यूज़ करते हो जब आप न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड कंपेयर करना चाहते हो। ब्लास्ट X यूज़ कर सकते हो जब ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड से प्रोटीन के साथ कंपेयर करना चाहते हो। टी ब्लास्टिन यूज़ कर सकते हो जब प्रोटीन के साथ आप ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड को कंपेयर करना चाहते हो। और प्रोटीन ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट P आप यूज़ कर सकते हो जब आप प्रोटीन से प्रोटीन कंपेयर करना चाहते हो। ये हो गया ब्लास्ट का फोर्थ टाइप। घुमा फिरा के इसी से क्वेश्चन पूछा है। ब्लास्ट N हो जाता है न्यूक्लियोटाइड, और प्रोटीन ब्लास्ट ब्लास्ट P छोटा करके यहाँ पर लिखा जाता है, जैसे ब्लास्ट X उसी तरह के T ब्लास्ट N। आपको सिर्फ ये याद करना पड़ेगा कि ब्लास्ट N मतलब न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड कंपैरिजन। N से याद रखना न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है स्टार्च कंसिस्ट ऑफ। अब स्टार्च कंसिस्ट ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, जो स्टार्च में बॉइलिंग वाटर से 10 to 20% सोल्यूबलाइज होता है। ये हो जाएगा एमाइलोज। एमाइलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोजिनेटेड अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और टू फॉर्म द अनब्रांच लॉन्ग चेन विद ए मॉलिक्यूलर रेट ऑफ। ये मॉलिक्यूलर इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये आप याद रख दो कि स्टार्च में एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट है थ्रू द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब जैसे स्टार्च हो गया प्लांट के लिए, उसी तरह एनिमल में जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है ये हो जाएगा ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन में भी ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर देख सकते हो कोवैलेंट लिंकेजेस से। ग्लाइकोजेन प्रोटीन है। नेक्स्ट जो है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोजेन के लिए। और यहाँ पर अल्फा 1,4 कौन एंजाइम कर अल्फा 1,6 करता है? ब्रांचिंग एंड डीब्रांचिंग एंजाइम, एंड अल्फा 1,6 लिंकेज कर रहा है ग्लाइकोजेन सिंथेस एंड ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज। ये आप एक बार देख सकते हो कि ग्लाइकोजेन में ये दोनों टाइप का है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द ग्लाइकोजेन। नेक्स्ट है सिंगल लेटर एब्रिविएशन ऑफ ट्रिप्टोफैन। तो अगर आप मतलब बायोकेमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये फर्स्ट जो लेटर में हो जाएगा सिंगल लेटर कोड। तो इनमें से जो ट्रिप्टोफैन ये डिनोट करते हैं बाय W, और ये मैं लिस्ट दिया हूँ सिंगल लेटर अमीनो एसिड के कोड। जितना जल्दी हो सके आप इसको याद कर लो, मगअप कर लो, क्योंकि बहुत बार ये आपको यूज़ करना ही होगा। इनमें से वाई टायरोसिन ये से क्वेश्चन पूछा है जनरली। फिनाइलएलानिन एफ, फिर जो जो नेम से टिपिकल नहीं है, जैसे कि के फॉर लाइसिन, आर फॉर आर्जिनिन, ग्लूटामिन क्यू, एस्पाराजिन एन, ग्लूटामेट एसिड ई, एस्पार्टेट डी। बस आप ये याद रख लो। ट्रिप्टोफैन फॉर डब्ल्यू। बाकी आप कर सकते हो, बाकी आप तुक्का लगा के भी कर सकते हो, मगर ये जो लिस्ट में मार्क कर दिया ये आप याद करके रखो। और mRNA की जो कोटोन लिस्ट, जेनेटिक कोड लिस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी कुछ याद रख देना। AUG क्या है, UAG, UGA, UAA, ये सब थोड़ा बहुत याद रख देना।
नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम एंड रिसीव द नोबेल प्राइज। तो अब राइबोसोम, ये बहुत रिसेंट न्यूज़ है, राइबोसोम डिस्कवर किए थे और नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये है अमेरिकन एंड ब्रिटिश स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट और इंडियन ओरिजिन से वेंकटरमन रामाकृष्णन साइंटिस्ट। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम को डिस्कवर किए थे, इसलिए इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन एसडीएस पेज इज बेस्ड ऑन देयर। एसडीएस पे बहुत बड़ी नाम बोल चुकी हूँ, एसडीएस पेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जैसे कि एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए के लिए होता है, प्रोटीन के लिए पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। एसडीएस का नाम है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। और जो सेपरेशन होता है बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर एसडीएस क्या करते हैं, चार्ज यूनिफाई कर देते हैं। एसडीएस इट इज़ ए डिटर्जेंट एंड बाइंड्स द प्रोटीन एंड कवर्ड विद द नेगेटिव चार्ज। और एसडीएस इज सेपरेटिंग मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर मास। और जो प्रोटीन जेल रनिंग के लिए प्रोटीन को ना लीनियर स्ट्रक्चर ज़रूरत होता है, तो तभी जाके यूनिफॉर्म माइग्रेट कर सकते हैं। आपको मतलब उसी इन्वायरमेंट का देना पड़ेगा प्रोटीन को। तो ये जो चार्ज यूनिफाई करके उसका जो स्ट्रक्चर लीनियर फॉर्मेशन देते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं ये डिटर्जेंट एसडीएस, इसीलिए इसका नाम भी हो गया एसडीएस। और जो सेपरेशन होता है प्रोटीन के लिए, जो मैं बोल रही थी, जो फास्ट रन करेगा उसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, तब जाके ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर पाता है। और जो जो हैवी होता है वो कम मूव कर सकता है। तो एंड ऑफ द वेल, तो इसीलिए मॉलिक्यूलर मास के डिपेंड करके प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है थ्रू द एसडीएस पेज। उम्मीद करते हैं ये जो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल रही होगी। और इसी तरह एग्रीकल्चर जीके के चैनल से आप जुड़े रहो, इससे भी और भी अच्छे से अच्छे वीडियो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम रिलेटेड, जॉब रिलेटेड आते रहते होगा। इसी चैनल पे मैं भी लाऊंगी। जैसे एफसीआई के लिए मैं और भी कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डिस्कस कर चुकी हूँ। आप उस वीडियोस को भी एक बार विजिट कर सकते हो। अदर देन दिस, कोई भी इम्पोर्टेंट, कोई भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में, और आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।